स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गेटवे ऑफ सक्सेस कैरियर लॉन्चर में। जैसा कि आपको पता है कि ये YouTube चैनल आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि जहां आप की 12th की सारी समस्याओं का निवारण किया जा सके। जैसे कि इस चैनल पे पहले भी बताया जा चुका है कि इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ चारों के चारों वीडियो आपको निरंतर मिलते रहेंगे और पूरा कोर्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था 100 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, अब फिर मैं लेकर आया हूं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत उपयोगी होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपका अगला क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया क्या है? तो रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया जो होती है वो उत्क्रमणीय होती है, जैसे कि यहाँ पे उत्क्रमणीय दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अपमार्जक के कोलाइडी कण पानी में होते हैं, जो पानी में मौजूद रहते हैं वो ऋणात्मक मौजूद रहते हैं। जैसे कि सोडियम सिट्रेट में पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो सोडियम हट जाता है धनायन लेकर, तो आपका ऋणात्मक मौजूद रहता है। अगर मैं बात करूं फ्रेंडलिच अधिशोषण समतापी का समीकरण का, तो अगर बच्चा किसी को भी आप उठाइएगा ना, इसमें से किसी भी समीकरण को उठाइएगा और बार बार तोड़िएगा तो देखिएगा ये तीनों का तीनों मिलेगा, मतलब कि ये सभी हो जाएगा। यहां पर सभी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अणुसंख्यक गुणधर्म है? गुणधर्म नहीं है। तो अगर मैं बात करूं तो TF होता है हिमांक में अवनमन, TB होता है क्वथनांक में उन्नयन और परासरण दाब होता है जो कि एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो KB आपका आंसर हो जाएगा जो एक अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं होता। कह रहा है NTP पर किसी भी गैस का आयतन होता है, तो आप लोगों को पता होगा 22.4 लीटर। कह रहा है टिंडल प्रभाव दिखाई देता है, तो जब भी साल को गुरुत्वीय प्रभाव से, साल के प्रकाश प्रकीर्ण से, साल के अगर प्रकाश प्रकीर्ण कीजिएगा तो आपको टिंडल प्रभाव दिखाई देगा। निम्न में कौन द्रव स्नेही कोलाइड है? द्रव स्नेही कोलाइड जो है वो है आपका कोहरा, क्योंकि गाम, दूध और खून सभी स्नेही नहीं है, नाभिक द्रव स्नेही नहीं होते हैं, कोहरा केवल द्रव स्नेही होता है। अगला क्वेश्चन है, दूध उदाहरण है, तो दूध आपका पायस का उदाहरण होता है, पायस इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन संगुणित कोलाइड है? तो संगुणित कोलाइड हमने पढ़ा, तो इसके अंदर संगुणित होने का जो होता है वो अपमार्जक होता है, धोने वाला जो साबुन सरफ होते हैं ना वो अपमार्जक, वो होते हैं आपके संगुणित कोलाइड। कह रहा है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड के स्कंदन में कौन सा आयन उपयुक्त होता है? तो फेरिक हाइड्रोक्साइड यानी कि Fe+ होगा, तो माइनस वाला सल्फेट इसका ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि Fe पर 2+ आता है तो SO4 पर 2- है, तो इसको स्कंदित कर देगा। अगला क्वेश्चन है, सल्फाइड सोल के स्कंदित, तो सल्फाइड के लिए अल्मुनियम हो जाता है, क्योंकि सल्फाइड सोल में आपका माइनस आता है तो अल्मुनियम यहाँ पे प्लस रहता है, ज्यादा बेहतर होता है। कह रहा है कि स्टार्च को माल्टोज में कौन सा उत्प्रेरक बदलता है? तो स्टार्च को माल्टेज में एमाइलेज नाम का उत्प्रेरक कन्वर्ट करता है। अगला क्वेश्चन है कि माल्टोज को ग्लूकोज में निम्न में से कौन उत्प्रेरक बदलता है? तो माल्टोज को ग्लूकोज में माल्टेज बदलता है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस चारकोल के द्वारा अधिशोषित की जाती है? तो हमेशा याद रखिएगा चारकोल के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जिसको अधिशोषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अब भौतिक अधिशोषण की दर बढ़ती है, तो अभी हमने देखा अधिशोषण जो था वो उत्क्रमणीय था, तो अगर उत्क्रमणीय है तो ताप बढ़ाइएगा तो घट जाएगा, और दर बढ़ाने की बात कर रहा है, इसका मतलब है कि ताप को अगर घटा दीजिएगा तो आपका अधिशोषण क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कह रहा है कि AgI सोल के लिए निम्न में कौन सा बेहतर विद्युत अपघटय होगा? तो आप अभी आपने देखा यहाँ पे सिल्वर, तो सिल्वर के लिए जितना अधिक प्लस वाले, जैसे कि हमने यहाँ पे AgAl3+ देखा था, तो इसको तोड़िएगा तो सोडियम 3+ मिलेगा, सबसे बेहतर धनायन ज्यादा से ज्यादा वाला, मतलब 1+ होगा कायदे से, यहाँ पे 1+ होगा और सोडियम 3 गो होगा, तो टोटल आपका 3+ बन जाएगा, तो ये वाला आंसर ज्यादा बेहतर होगा, यानी कि C आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी कोलाइड के विलयन में ठोस परिक्षेपित कण तथा द्रव परिक्षेपित माध्यम हो तो उसे कहते हैं। तो ठोस क्या हो गया? परिक्षेपित, और द्रव हो गया परिक्षेपित माध्यम, तो इसका आंसर हो जाता है ठोस सोल। जेल ठोस हो गया, उसके अंदर विलयन, तो ठोस सोल A।
कह रहा है कि भौतिक अधिशोषण में ऊष्मीय ऊर्जा उत्सर्जित होती है 20 से 40 जूल। कितने परत रासायनिक अधिशोषण में होती है? तो एक परत होता है, केवल एक ही बार में अभिक्रिया पूरी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि P2O5 एक अच्छा है अधिशोषक। कॉपर सल्फेट विलयन का Ki के अधिक में अभिक्रिया कराने पर अवक्षेप प्राप्त होता है Cu2I2। ठोस सतह पर गैस के अधिशोषण के लिए जो ग्राफ होता है वो 1/n होता है। खून को शुद्ध किया जाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अपोहन के द्वारा खून को शुद्ध किया जाता है। स्वर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो स्वर्ण संख्या एक हमारा रक्षित कोलाइड होता है। कह रहा अगला क्वेश्चन कि विद्युत क्षेत्र के द्वारा कोलाइड कण के गति को कहते हैं। तो विद्युत कण संचलन, क्योंकि एक होता है कि विद्युत धारा को प्रवाहित कर दीजिएगा तो जितना कोलाइडी कण होंगे चुंबक की ओर खींचे चले जाते हैं। कह रहा है कि पेप्टिकरण एक प्रक्रिया है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा तो पता होगा कि कोलाइडी कण बनाने की एक प्रक्रिया होती है पेप्टिकरण। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल नहीं होती कोलाइडी कण बनाने में? तो विद्युत कण संचलन जो होता है यह प्रक्रिया नहीं होती है कोलाइडी कण बनाने में। कहां गया जी? हाँ, तो ये विद्युत कण ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो होगा, ऑप्शन डी जो होगा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। किसी एंजाइम उत्प्रेरक अभिक्रिया में एंजाइम का कार्य होता है जीव रासायनिक अभिक्रियाओं को करना, ये इसका एंजाइम का कार्य होता है। कह रहा तेल को वसा में बदलने हेतु प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तेल को जब भी वसा में बदलिएगा याद रखिएगा निकेल उत्प्रेरक का इस्तेमाल करना होता है। जंतु झिल्ली में छन जाने वाला विलयन कहलाता है कोलाइडी विलयन। अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ हैं जो प्रबल विद्युत अपघटय होते हैं, वो सबसे अच्छे चालकत्व वाले विलयन होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सा जिंक का अयस्क नहीं है? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है, तो जिंक का अयस्क ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करेगा? तो जो विद्युत रासायनिक श्रृंखला में कॉपर हाइड्रोजन से ऊपर होगा वो क्या कर लेंगे? उसको हटा देंगे, लेकिन जो नीचे होगा वो उसको नहीं हटा पाएगा, उत्सर्जित नहीं करा पाएगा। मतलब देखिएगा तो केवल कॉपर होता है जो कि हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं कर पाएगा। कह रहा खनिज जिसे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है अयस्क। वात्य भट्टी में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? तो वात्य भट्टी में आप लोगों ने पढ़ा होगा लोहा का, तो आयरन के ऑक्साइड का अपचयन होता है। जब धातु ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो कार्बन को कहा जाता है, तो कार्बन को अपचायिक कारक कहा जाता है। यह ऑक्सीजन वहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस कराता है। कह रहा कॉपर का मुख्य अयस्क है कॉपर पाइराइट। वैसे तो मुख्य अयस्क कॉपर ग्लांस भी है, और लेकिन सबसे बेहतर होता है कॉपर पाइराइट। आंसर इसका क्या हो जाएगा? कॉपर पाइराइट। निम्न में कौन सा क्षारीय गालक होता है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि धातु प्लस ऑक्साइड जो होता है वो क्षारीय होता है, और अधातु प्लस ऑक्साइड वो जो होता है अम्लीय होता है। तो अब हम देख लेंगे इसके अंदर, तो देखिए Mg धातु है, Ca धातु है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये नहीं है, ये सिलिकॉन अधातु है, तो ये क्षारीय होगा नहीं। तो कह रहा निम्न में कौन सा क्षारीय गालक नहीं है? तो क्षारीय नहीं है मतलब अम्लीय है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्षारीय नहीं पूछ रहा था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में किसके साथ प्रगलन विधि धातु ऑक्साइड का अपचयन होता है? प्रगलन विधि धातु ऑक्साइड का अपचयन होता है, तो इसके अंदर आता है प्रगलन विधि में हमेशा कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। प्रगलन विधि में कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में किस धातु का शुद्धिकरण मोंड विधि के द्वारा किया जाता है? तो ये एक क्वेश्चन भी बनता है आपके 2 नंबर में कि मोंड विधि को बताइए जो कि निकेल धातु के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण होता है, तो जितने सारे हमारे सल्फाइड अयस्क होंगे उनका सभी का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि द्वारा होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है, वैसे ही अभी बताया मैंने कि बॉक्साइट जो होता है एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क होता है। कह रहा है किस धातु अयस्क को वायु की उपस्थिति में, तो वायु की जब भी उपस्थिति होती है तो वो होता है आपका वर्जन, वायु की उपस्थिति में जो होती है वो भर्जन, और वायु की अनुपस्थिति में होता है निस्तापन। तो याद रखिएगा, वायु की उपस्थिति में भर्जन और वायु की अनुपस्थिति में निस्तापन किया जाता है। चलिए कॉपर धातु को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो विद्युत अपघटन की विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस जिसको आप बोलते हो, विद्युत अपघटन। अगला क्वेश्चन है कि फेन उत्प्लावन विधि में झाग कारक के रूप में किसका तेल डाला जाता है, तो पाइन, है ना, वैसे इंग्लिश में लिखा मिलता है पाइन ऑयल, तो इसी का तेल डाला जाता है झाग को बनाए रखने के लिए। जिंक और कॉपर के सल्फाइड का सांद्रण किया जाता है, तो अभी मैंने बोला जितने भी सल्फाइड होंगे वो किसके द्वारा होंगे, तो फेन उत्प्लावन से होंगे। धातु क्रमीय विधि में एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है, तो अपचायी कारक के तौर पर। ये एक एलिंगम डायग्राम पढ़ा जाता है जहां पे आपको पता चलता है कि एल्युमिनियम भी आपका अपचायी कारक के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि बॉक्साइट अयस्क में अशुद्धि होगी। देखिए बॉक्साइट अयस्क में अशुद्धि जो होगी, क्योंकि इसके अंदर मिलेगा आपको एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड मिलेगा तो क्षारीय हो जाएगा, तो इसके लिए हमें अम्लीय करना होगा, मतलब कि सिलिकॉन ऑक्साइड के रूप में अशुद्धि मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि फोफलेदार कॉपर होता है, तो ये जब आप शुद्धिकरण कीजिएगा कॉपर का, तो जो कॉपर प्राप्त होता है शुद्धिकरण के दौरान उसी को कहा जाता है फोफलेदार कॉपर, जिसमें 1% अशुद्धि होती है, जिसके अंदर 1% अशुद्धि होती है। कह रहा है पृथ्वी के सतह पर सर्वाधिक प्राप्त तत्व है एल्युमिनियम। कसीटेराइट अयस्क होता है टीन का। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं गैंग। मेलेकाइट अयस्क है जिंक का, मेलेकाइट अयस्क है जिंक का। बॉक्साइट के शोधन में प्रयुक्त विधि है निछालन। आयरन के निष्कर्षण में उत्पन्न धातुमल होता है, आयरन के निष्कर्षण में उत्पन्न धातुमल होता है फेरस सिलिकेट। थर्माइट विधि में अपचायक होता है एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन है आपका आवर्त सारणी के 16 ग्रुप में ऑक्सीजन के अलावा पाया जाने वाला तत्व। ऑक्सीजन के यानी 16 वर्ग है, तो वर्ग 16 का होता है और स्टाइल से टीपो, ओ से ऑक्सीजन, एस से सल्फर, तो देख लेना है। तो हाँ सल्फर इसके अंदर है, मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा। कह रहा निम्न में कौन प्रबलतम भस्म है। भस्म का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन को दे सके, अगर इलेक्ट्रॉन कोई दे रहा है तो वो भस्म है, और इलेक्ट्रॉन कोई ले रहा है तो वो है आपका अम्ल। तो यहां पे देखना है कि देने वाला कौन है, तो सबसे बेहतर इसके अंदर देने वाला अमोनिया है, क्योंकि इसके पास भर भर के इलेक्ट्रॉन है, तो अमोनिया हमारा प्रबलतम भस्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओलियम का सूत्र है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल के संपर्क विधि जब बनाते हैं तो सबसे पहले आपको ओलियम मिलता है, तब जाके पानी डालते हैं तो उसके अंदर से आपको सल्फ्यूरिक अम्ल मिलता है। तो ओलियम का सूत्र होता है H2SO7। निम्न में कौन सा जिंक का अयस्क नहीं है। जिंक का अयस्क नहीं है, तो देखिए इसके अंदर जिंक ब्लेड तो होता ही है, जिंकाइट होता है, केलेमाइन होता है, तो बॉक्साइट जो कि एल्युमिनियम का अयस्क है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बॉक्साइट। कह रहा वात्य भट्टी में निम्न में कौन सा ऑक्साइड का अपचयन नहीं होता है, तो देख लीजिए कॉपर का ऑक्साइड हो जाएगा, जिंक का ऑक्साइड हो जाएगा, सोडियम के ऑक्साइड का नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम का ऑक्साइड। आयरन का ऑक्साइड का होता ही है। अच्छा क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी बाबू, क्वेश्चन कह रहा है कि वात्य भट्टी में निम्न कौन सा ऑक्साइड का अपचयन होता है, तो आयरन ऑक्साइड का अपचयन होता है, आयरन के ऑक्साइड का। कह रहा है निम्न में कौन सा ऑक्साइड चुंबकत्व प्रदर्शित करता है, तो सबसे ज्यादा प्रदर्शित चुंबकत्व करेगा V2O5, तो कौन सा ऑक्साइड चुंबक करता है, तो देखिए आंसर यहां पे आ जाएगा Fe2O3, क्योंकि ये हेमेटाइट है तो सबसे ज्यादा चुंबकत्व का प्रदर्शित करेगा Fe2O3। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है, तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3, तो यहां पे है आपका HNO3। फिर अगला क्वेश्चन है सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र होता है SO2। कह रहा कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो देखिए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कार्बन का
इलेक्ट्रॉनिक नंबर जो 6 होता है और इसी द्वारा लिख दिया जाता है 1s2, 2s2 और 2p6, लेकिन काउंट कीजिएगा तो बस 2 की जरूरत होगी, तो 1s2, 2s2, 2p6, 2p2 देख लेना है कहाँ पे है। तो इसके अंदर ए भी आंसर है और बी भी आंसर है, गलती से 2 टाइप हो गया है, और सी भी आंसर है ना। तीनों सही है, केवल ये एक गलत है, तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा बड़ा बंद कोण किस में पाया जाता है? तो देख लीजिए, केवल यहां पे H2O रेखीय होता है, तो रेखीय होने का मतलब ये होता है कि इसके पास 180 डिग्री का बंद कोण होगा, तो सबसे ज्यादा होगा पानी के पास। अगला क्वेश्चन है कि H3PO3 एक है, देखिए ये एक ऑक्सो अम्ल है, तो ऑक्सो अम्ल है तो इसका संरचना कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, और जो OH होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं अम्ल देने के लिए। तो 2 गो इसके पास OH है, इसका मतलब है कि ये द्विभाषमिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं, फिर से ये टाइप हो गया है तो गैंग कहते हैं। कह रहा है कॉपर पाइराइड का सूत्र होता है CuFeS2, CuFeS2 होता है कॉपर पाइराइड का सूत्र। अगला क्वेश्चन है बउआ आप लोगों के लिए कि स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड का अपचयन प्रयुक्त होता है, तो देखिए स्मेल्टिंग में होता है कार्बन। अगला क्वेश्चन है, चक्रीय मेटाफास्फोरिक अम्ल में POP की बंध की संख्या होती है 3। कह रहे निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था होता है 0, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहे निम्न में कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक है? देखिए ऑक्सीकारक मतलब किसी के ऑक्सीकरण अंक को बढ़ा देना, पॉजिटिव कर लेना, मतलब किसी से इलेक्ट्रॉन को ले लेना। तो फ्लोरीन इसके अंदर ऐसा है जो किसी का भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए फ्लोरीन सबसे बेहतर ऑक्सीकारक है। निम्न में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में भूपरपट्टी में पाई जाती है? तो एल्युमिनियम इसका राइट आंसर होगा। निम्न में किसमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित नहीं है? देखिए जब भी कभी हाइड्रोजन बंध की बात करेगा, हाइड्रोजन बंध की बात करेगा तो याद रखिएगा कि हाइड्रोजन फोन कर रहा है कि नहीं। अगर हाइड्रोजन ने फोन किया FON, मतलब अगर HF दिखाई दिया, H2O के साथ दिखाई दिया और नाइट्रोजन के साथ दिखाई दिया, तो समझ जाइएगा कि हाइड्रोजन बंध बना रहा है अथवा नहीं। तो यहां तो नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है, यहां दिखाई दे रहा है, यहां दिखाई दे रहा है, मतलब इसके अंदर नहीं है हमारा हाइड्रोजन बंध। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो आप लोगों को पता होगा बहुआ, सोना जो एक ऐसा है जो अभिक्रिया नहीं करता, प्राकृतिक अवस्था में मुक्त रूप से पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सी धातु अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेगा? ये तो आपको पता है, ये कॉपर, दो बार ये टाइप हो गया है। निम्न में सबसे प्रबल लुईस अम्ल, देखिए अम्ल का मतलब ही मैंने अभी बताया, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे। तो इसके अंदर हमें देखना है कि कौन है जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण आसानी से कर सकता है। तो देखिए यहां पर BF3 है, यहां पे Bi3 है, इन्हीं दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो लुईस अम्ल का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, तो सबसे बेहतर तरीके से इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा Bi3, है ना, क्योंकि इसका साइज बड़ा हो जाता है, आकार बड़ा हो जाता है, इसका साइज छोटा रहता है, आकार छोटा रहता है, इसलिए ये ग्रहण नहीं कर पाता है। कह रहा निम्न में कौन सबसे कम भास्मिक है? कम भास्मिक मतलब ज्यादा अम्लीय। तो अब यहां पे देखिए Na, ये प्रबल लुईस अम्ल था, तो अगर प्रबल लुईस अम्ल है तो कम क्या हो जाएगा? भास्मिक हो जाएगा, मतलब डी इसका आंसर हो जाएगा। कह रहा डी ऑर्बिटल का आकार होता है डबल डंबल, कार्बन की संयोजकता होती है 4, ये तो मुंह पे याद रहना चाहिए। अगला है कि ये कौन सी अभिक्रिया है? तो हंस डिकर अभिक्रिया है, बिल्कुल इसी तरीके की अभिक्रिया दिखाई देगी, सिल्वर एसीटेट के साथ ब्रोमीन की अभिक्रिया को हंस डिकर अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। निम्न में किसका क्वथनांक अधिक होगा? तो क्वथनांक हो जाए या द्रवनांक हो जाए, अणु भार के भरते ही क्वथनांक भी बढ़ जाता है। इन सब में सबसे अधिक अणु भार जो होगा वो आयोडीन का होगा, क्योंकि CH3 हर जगह सेम है, क्योंकि आयोडीन का अणु भार अधिक होगा, तो आंसर इसका चला जाएगा CH3I। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इसका उत्पाद बनेगा। तो देखिए HCl है तो एक जगह H जाएगा, एक जगह Cl जाएगा, तो ये होता है मार्कोनिक नियम। मार्कोनिक नियम के अनुसार H वहां जाता है जहां सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं। तो देखिए H को जोड़िएगा यहां पे और Cl को जोड़िएगा, तो दूसरे वाला ऑप्शन यानी A आंसर हो जाएगा। निम्न में किसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे कम होता है, सबसे अधिक होता है? तो द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक उसका होगा जिसके पास सबसे ताकतवर विद्युत ऋणात्मक तत्व होंगे, क्योंकि सारा का सारा इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ खींच लेगा, तो इसका सबसे ज्यादा विद्युत आघूर्ण होगा।
कह रहा है फिल्किस्टीन अभिक्रिया में क्या होता है, तो फिल्किस्टीन अभिक्रिया में क्लोरीन या ब्रोमीन हट के उसके जगह पे आयोडीन जाता है, तो मतलब यहां पे हो गया हैलोजन विनिमय का, एक दूसरे का स्थानांतरण होता है। निम्न में कौन सा अग्निशामक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, देखिए CCl4 को भी अग्निशामक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कह रहा निम्न में कौन सा क्रियामूलक अल्कोहल में उपस्थित होता है, तो OH को कहा जाता है अल्कोहल। निम्न में कौन सर्वाधिक अम्लीय है, निम्न में कौन सर्वाधिक अम्लीय है, तो इसके अंदर आएगा मेटाक्लोरोफिनॉल, इसके अंदर ऑप्शन आएगा मेटाक्लोरोफिनॉल। वो अभिकर्मक जिसका उपयोग 1 ब्यूटेनॉल से 2 ब्यूटेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल से 1 ब्रोमोब्यूटेन बनाने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा PbR3। ये आप लोगों ने रिएक्शन पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यह है आपका क्लोरोफॉर्म का निर्माण, जिसके अंदर तब तक अभिक्रिया होती रहेगी जब तक कि पूरा का पूरा हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए, जिसमें आता है CCl4। कह रहा है कि एस्टर का क्रियाशीलक मूलक, तो याद रखिएगा जब भी आप कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़िएगा तो कार्बोक्सिलिक अम्ल से H हटाकर यहां पे एल्काइल ग्रुप को जोड़ दीजिएगा, मतलब COR, तो ये बन जाता है एस्टर, तो ये है आपका एस्टर मूलक। CH3Br प्लस KCN का उत्पाद, तो सिंपल यहां से KBr को हटा दीजिए, CN को जोड़ दीजिए, तो देखिए CN कहां है, यहां पे है, यहां पे CN है, तो CH3CN बन जाता है। एल्कोहलिक KOH में से डबल बॉन्ड का निर्माण होता है, एक जगह से क्लोरीन और एक जगह से हाइड्रोजन हटता है, तो एल्कोहलिक OH में से डबल बॉन्ड, यानी B इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ये है आपका थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड से अल्कोहल हटता है और क्लोरीन जाके जुड़ता है, तो देख लीजिए कहां पे है, ये B ऑप्शन सही होगा, B ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है PCl5, ये भी वही रिएक्शन है जिसमें क्लोरीन जाके जुड़ता है और अल्कोहल हटता है, तो अल्कोहल यहां से हटा, यहां पे क्लोरीन गया, मतलब कि ये वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। ये है आपका ऊर्जा अभिक्रिया। ऊर्जा अभिक्रिया में जितना नंबर का कार्बन होता है उसका दुगुना हो जाता है, मतलब 3 गो कार्बन है तो दुगुना कर देंगे तो 6 गो का नाम होता है हेक्सेन, तो यहां पे आंसर हो जाएगा हेक्सेन। अगला क्वेश्चन है CH3Cl सांद्र HCl ONH का उत्पाद देता है एथिल एमीन, ये देता है एथिल एमीन। अगला क्वेश्चन है, ये हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएगा, इसको हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएगा, यानी कि कई गो हाइड्रोजन, तो 4 गो, यानी कि यहां पे एथिल एमीन, यहां भी ऑप्शन क्या होगा, एथिल एमीन। अगला क्वेश्चन दिया है, तृतीयक एल्काइल हैलाइड कौन से अभिक्रिया पर निर्धारित होता है, SN1। कह रहा है SN1 अभिक्रिया में बनता है कार्बोकटायन। CH3CBr का नाम होगा, देखिए अगर इसके संरचना को लिखिएगा तो संरचना कुछ इस तरीके से बनेगा, तो इस तरीके से बना है तो टर्सरी टेट्राब्यूटाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, C नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, क्लोरोइथीन, गलती से हो गया है, यहां पे थोड़ा सा इथीन होना चाहिए, यहां पे इथीन होना चाहिए, क्लोरोइथीन, C आंसर सही है। अगला क्वेश्चन दिया है कि इसका नाम बताइए, विनाइल क्लोराइड, मेथिलीन क्लोराइड, तो ये मेथिलीन एक कार्बन का है तो मेथिलीन क्लोराइड इसका आंसर होगा। एनिलीन प्लस HNO3 डाइजोनियम लवण बनता है, एनिलीन प्लस HNO2 का डाइजोनियम लवण बनता है। अगला क्वेश्चन है CCl4 में दोनों पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा, यानी यहां पे भी एक ब्रोमीन जुड़ जाएगा और यहां पे भी एक ब्रोमीन जुड़ जाएगा, देखिए यहां जुड़ा है, ये आंसर हो जाएगा। कार्बन कार्बन के बीच का बंध लंबाई 154 पिकोमीटर होता है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। एल्काइल हैलाइड को किससे बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए आप एल्केन भी ले सकते हैं, एल्कीन भी ले सकते हैं, अल्कोहल भी ले सकते हैं, मतलब यहाँ पे कोई नहीं, सभी आंसर हो जाएगा, मैंने सभी बन सकता है। एल्काइल हैलाइड और सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है वुर्ज अभिक्रिया। एल्काइल हैलाइड अभी हमने ऊपर देखा था, एल्काइल हैलाइड और सोडियम धातु के बीच की अभिक्रिया वुर्ज अभिक्रिया कहलाती है। निम्न में कौन सा शीतकारक, तो देखिए शीतकारक के रूप में यहां पे भी थोड़ा सा ये हो गया, ये भी शीतकारक है और ये भी शीतकारक है, तो दोनों का दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसमें उच्च ताप पर क्लोरीन का प्रतिस्थापन आसानी से होता है, तो जब भी उच्च ताप की बात करें और क्लोरीन की बात करें तो एलाइलिक कार्बन लीजिएगा, ये होता है एलाइलिक कार्बन। एल्केन का सामान्य सूत्र Cn प्लस H2n प्लस 2 होता है, तो Cn H2n प्लस 2, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। एल्कीन तो Cn H2n हो जाता है, तो ये है Cn H2n। और इथाइन में पाई बंधों की संख्या 2 होती है, ये तो बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है।
निम्न में कौन आइडोफॉर्म प्रशिक्षण नहीं देता है? तो पेंट 2 ऑन एथेनॉल, पेंट 2 ऑन प्रशिक्षण नहीं देता है। एथेनॉल देता है, एथेनॉल देता है, पेंट 2 ऑन नहीं देता। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है क्योंकि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एल्कीन निम्न में कौन अभिक्रिया देता है? तो एल्कीन योगात्मक और प्रतिस्थापित दोनों देता है, मतलब ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक एल्काइल हैलाइड की क्या प्राथमिकता होती है? तो प्राथमिक एल्काइल हैलाइड जो होता है SN2 प्राथमिकता देता है। निम्न में किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा? अभी मैंने बोला कि देख लेना है कि किसकी अणुभार सबसे अधिक है, लेकिन इसके अंदर सभी में ब्रोमीन है। तो अब देखेंगे कि जो लंबी श्रृंखला कौन सी है। तो सबसे लंबी श्रृंखला आपको यहां पे दिखाई दे रही है, इसके अंदर यहां पे ब्रांच है लेकिन यहां पे लंबी श्रृंखला है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा रेशमिक मिश्रण देगा? तो देखिएगा जहां भी आपको 3 डिग्री कार्बन दिख जाए वो रेशमिक देगा। तो यहां पे अगर हम बात करें रेशमिक मिक्सचर की तो CH3 CH2 Br, यहां पे एक, यहां पे अलग CH3 BrH, ये आपका रेशमिक मिक्सचर देगा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने के लिए ईथर में Mg डालकर किसके साथ अभिक्रिया किया जाता है? क्लोराइड, एल्काइल हैलाइड के साथ अभिक्रिया किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, क्यों एल्काइल हैलाइड सिर्फ SN2 क्रिया का अनुसरण करता है? अच्छा कौन सा? SN2। तो SN2 के लिए आपको तृतीयक नहीं प्राथमिक कार्बन चाहिए, तो यहां पे है प्राथमिक कार्बन, ये आंसर हो जाएगा। SN2 अभिक्रिया में बनता है संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होता है SN2 अभिक्रिया में। अगला क्वेश्चन है मोनोहाइलोजन एल्कोहलिक के साथ अभिक्रिया करके देता है। तो याद रखिएगा जब भी एल्कोहलिक KOH की बात की जाएगी एल्कीन का निर्माण होता हुआ नजर आएगा। CHI3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण है आयोडीन का मुक्त होकर निकलना, आयोडीन निकलता है तभी वो एंटीसेप्टिक का काम करता है। अगला क्वेश्चन है एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलिक पोटास, वही बात है आपका, एथिल ब्रोमाइड मतलब C2H5Br और एल्कोहलिक पोटास का मतलब KOH, यानी डबल बॉन्ड बन के इथीन बनेगा। तो देख लीजिए कहाँ है, एथेन, एसिटिलीन, एथाइल अल्कोहल, एथिलीन, यही बनेगा आंसर। अगला क्वेश्चन है अल्कोहल में क्रियाशील मूलक होता है, दोबारा फिर से आ गया है, OH बोलते हैं अल्कोहल क्रियाशील मूलक को। प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से प्राप्त हो पहला अवयव, तो पहला अवयव जो होता है वो एल्डिहाइड होता है, लेकिन इस स्टेज पे रुकता नहीं है, फिर से ये ऑक्सीकरक होकर कार्बोक्सिलिक बन जाता है, लेकिन पहला पूछा है इसलिए हमारा एल्डिहाइड आंसर हो जाएगा। ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल के अंदर डाइहाइड्रिक अल्कोहल होता है, ग्लिसरॉल के अंदर डाइहाइड्रिक अल्कोहल होता है। सॉरी, ग्लिसरॉल के अंदर डाई नहीं, ग्लाइकोल के अंदर डाई होता है, ग्लिसरॉल के अंदर ट्राई होता है ना, ग्लिसरॉल के अंदर ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल मौजूद होता है, ट्राईहाइड्रिक। कह रहा डाई एथिल एथर और मेथिल प्रोपिल एथर क्या है? तो ये आपके स्थान समावयवी है। समावयवी जब पढ़िएगा तो 4-5 तरह के होते हैं, क्रियाशील, मितावी, समावी, स्थान समावी, ऐसे करके, तो ये स्थान बदलते हैं केवल। फिनाल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर प्राप्त होता है बेंजीन, बेंजीन प्राप्त होगा जब भी फिनाल को उबालिएगा तो। अगला क्वेश्चन है ईथर का केंद्रीय ऑक्सीकरण परमाणु होता है sp3, ईथर का होता है sp3। एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल में विभेद किया जाता है, एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल में विभेद किया जाता है आइडोफॉर्म टेस्ट से, आइडोफॉर्म टेस्ट से। तो आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, तो ये आइडोफॉर्म क्लोरोफॉर्म दूसरे के लिए चला जाता है, विक्टर प्रशिक्षण नाम आता है। एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल में विभेद किया जाता है विक्टर प्रशिक्षण द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनता है। अभी हमने देखा कि जितना भी अल्कोहल होगा ऑक्सीकरण होगा, तो अगर पूरी तरीके से बनाना होगा तो हम अम्ल बना देंगे, एसिटिक अम्ल, तो हमारा एसिटिक अम्ल आंसर हो जाएगा। फिनॉल है, फिनॉल का इस्तेमाल किया जाता है डिसइंफेक्टेंट के नाम से, डिसइंफेक्टेंट होता है फिनॉल, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में किस अभिकर्मक प्राथमिक अल्कोहल से एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत करने के लिए उपयुक्त होता है?
अम्लीय KMnO4, अम्लीय KMnO4 का इस्तेमाल किया जाता है। कह रहा है अल्कोहलों का स्थिरीकरण का क्रम है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी का इस्तेमाल किया जाता है। निम्न में कौन सा मिथॉक्सी मीथेन है? तो मिथॉक्सी मीथेन के लिए आप देख लो CH3OCH3, इसी को बोला जाता है मिथॉक्सी मीथेन। तो यहाँ पे वो ऑप्शन है CH3OCH3, इसी को बोला जाता है मिथॉक्सी मीथेन। एथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि ये जल के साथ बनाता है हाइड्रोजन बंध। एथेनॉल का सांद्र गंधकाम के अधिकता में इतना गर्म करने पर प्राप्त होता है इथीन। फिनॉल की प्रकृति होती है अम्लीय। निम्न में कौन सा प्रबल अम्ल है? एम क्लोरोफेनॉल। देखिए अगला क्वेश्चन है कि विस्फोटक पदार्थ बनाने में प्रयुक्त होता है ग्लिसरॉल। लकड़ी स्प्रिट को बोलते हैं मेथेनॉल। इनमें से कौन प्राथमिक अल्कोहल है? तो देखिए प्राथमिक का मतलब एक कार्बन से लगा हो, द्वितीयक का मतलब कि 2 कार्बन से लगा हो, तृतीयक का मतलब कि ये 3 कार्बन से लगे हो। तो ये है प्राथमिक, केवल 1 कार्बन से लगा है। ये उस कार्बन से लगा है जो अलग अलग 2 कार्बन से लगे हैं। यहाँ पे 3 गो अलग अलग कार्बन से कार्बन लगा है, उससे लगा है, तो ये तृतीयक हो जाएगा, ये द्वितीयक और ये प्राथमिक। तो प्राथमिक के लिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये प्राथमिक अल्कोहल हो जाएगा, यहाँ पे 3 रहेगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल का क्वथनांक का सही क्रम है, सही है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अल्कोहल का अंतर ज्ञात किया जाता है लुकास विधि द्वारा। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में अंतर लुकास विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। एथिल एसीटेट एवं इतना प्रतिक्रिया करके बनाता है, एथिल एसीटेट एवं इतना अभिक्रिया करके बनाता है अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। इसका IUPAC नाम है मिथॉक्सी इथेन। ROHCH3 का प्रक्रिया में निकलने वाला समूह है नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र होता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन का देख लीजिए CH3CHO, मतलब कि जितना कार्बन है कार्बन का दुगना हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो देख लिया जाए कार्बन का दुगना हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, बी आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करता है? फेहलिंग विलियन। फेहलिंग विलियन जो है कीटोन और एल्डिहाइड में विभेद करता है। निम्न में किसके साथ किलिंजारो अभिक्रिया होती है? किलिंजारो अभिक्रिया होती है फॉर्मल एल्डिहाइड के साथ। कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, एसीटेट है तो एसीटोन। एसीटोन कितना हो गया? अच्छा तो बीच वाला करना पड़ेगा ना ये। हाँ ठीक है बउआ, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल गेटवे ऑफ सक्सेस कैरियर लॉन्चर। तब तक के लिए थैंक्स। हाँ, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।